नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकृति और मानव के संबंधों पर आधारित मानव भूगोल की मूल विचारधाराओं में से एक संभववाद के बारे में। संभववाद की विचारधारा मानव एवं प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों में मानव को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली मानती है। यह विचारधारा एकदम निश्चयवाद के उलट है। जैसा कि हमने जाना है, निश्चयवाद की विचारधारा में प्रकृति को प्रबल माना गया है और मनुष्य को उसके दास के रूप में माना गया है। प्रकृति ही मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाकलापों का निर्धारण करती है, उन्हें नियंत्रित करती है, उनको प्रभावित करती है। ऐसा निश्चयवादी विचारधारा का मत है। जबकि संभववाद की विचारधारा उसके एकदम उलट है। यह विचारधारा मानव को अधिक शक्तिशाली मानती है और प्रभावशाली मानती है। मनुष्य प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है, ऐसा भी इस विचारधारा का मानना है। मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक, तकनीकी दक्षता से प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। अतः प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय क्रियाशीलता को अधिक महत्व देने वाली विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम संभववाद की विचारधारा की प्रमुख मान्यताओं के बारे में जानेंगे। संभववाद की विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक वातावरण कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है जिनका मनुष्य अपनी छांट या इच्छा के अनुसार उपयोग करता है। यानी संभववाद की विचारधारा का मानना है कि मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों में हमेशा संभावनाएं मौजूद रहती हैं और उन संभावनाओं का उपयोग मनुष्य अपनी छांट या इच्छा के अनुसार करता है। ऐसा संभववाद की विचारधारा का मानना है। मानव एवं प्रकृति के संबंधों की व्याख्या में मानव की सक्रियता को अधिक महत्व दिया गया है। संभववाद की विचारधारा में मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों को लेकर दोनों में मानव की क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया गया है या मानव को अधिक शक्तिशाली बताया गया है। इस विचारधारा में मनुष्य को पर्यावरण का सबसे शक्तिशाली कारक माना गया है और मनुष्य अपनी क्रियाकलापों से अपने चारों ओर के प्राकृतिक भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य में बदलता रहता है। अधिवास, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, सुरंगें, पुल, नहरें, कारखाने, पाइपलाइनें, ये सभी सांस्कृतिक तत्व मानवीय क्रियाकलापों की ही देन है। ऐसा संभववाद की विचारधारा का मानना है। इस प्रकार संभववाद की विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य अधिक शक्तिशाली है। वह अपने बुद्धि, विवेक, क्षमता और कौशल के सहारे अपने चारों ओर के प्राकृतिक भूदृश्य में बदलाव लाता है और एक नए भूदृश्य की रचना करता है और वो भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य के नाम से जाना जाता है। अधिवास, परिवहन मार्ग, सुरंगें, पुल आदि ये सभी सांस्कृतिक तत्व हैं। ये सभी सांस्कृतिक भूदृश्य के अंग हैं। अब हम संभववाद की विचारधारा के क्रमिक विकास के बारे में जानेंगे। संभववाद की विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। यह विचारधारा निश्चयवाद की प्रतिक्रियात्मक देन है। यानी निश्चयवाद की विचारधारा जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रकृति प्रबल है और वह मनुष्य की बुनियादी जरूरतों, सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है, उनको प्रभावित तथा नियंत्रित करती है। मनुष्य बेबस है, बेसहारा है और प्रकृति की दया पर निर्भर है। तो इस विचारधारा में
प्रकृति को अति प्रबल बताया गया है और मनुष्य को असहाय और प्रकृति की दया पर निर्भर रहने वाला बताया है। इसी विचारधारा के विरोध के स्वरूप संभववाद की विचारधारा ने जन्म लिया। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी इतिहासकार लुशियन फेब्रे ने 1922 में किया था। उनका मानना था प्रकृति में सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं है और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है तथा उनका उपयोग अपने निर्णयों के अनुसार करता है। बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। प्रकृति में सर्वत्र संभावनाएं हैं, यानी मानव और प्रकृति के संबंधों में सभी जगह संभावनाएं मौजूद रहती हैं, कहीं भी कोई बाध्यता या अनिवार्यता नहीं है। मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। इन संभावनाओं को मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी छांट के अनुसार उपयोग में ले सकता है, ऐसा लुशियन फेब्रे का मानना है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लास और उनके शिष्य ब्रून्स व डिमाजिया ने इस विचार को और अधिक जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया। ब्लास, जो संभववाद के कट्टर समर्थक रहे हैं, इसीलिए उनको संभववाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मानवीय क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया है और उनका मानना है मनुष्य स्वयं में समस्या तथा हल दोनों है, प्रकृति मात्र एक सलाहकार से अधिक नहीं है। यहाँ पर ब्लास महोदय का मानना है और ब्लास महोदय ने मनुष्य की बुद्धि, विवेक, क्षमता, कौशल, इन सबको अधिक महत्व दिया है और साथ में ये भी माना है कि प्रकृति ने कोई ऐसा निश्चित मार्ग नहीं तय कर रखा है जिस पर मनुष्य को बाध्य होना पड़े या जिस पर चलने के लिए मनुष्य को बाध्य होना पड़े। मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक, क्षमता और कौशल के सहारे संभावनाएं तलाश लेता है और उन संभावनाओं का उपयोग करता है। प्रकृति मात्र एक सलाहकार के रूप में काम करती है, ऐसा ब्लास महोदय का मानना है। मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता तथा वैज्ञानिक उपलब्धि से सभी तत्वों में परिवर्तन लाया है, कुछ अपवाद स्वरूप छोड़ करके। उदाहरण के लिए गेहूं भूमध्य सागरीय जलवायु का पौधा है। गेहूं जो है वो मूल रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु का पौधा है, किंतु आज हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य ने अपनी तकनीकी कुशलता और बुद्धि और विवेक के सहारे इस भूमध्य सागरीय जलवायु के पौधे को अमेरिका, रूस, भारत, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में सफलतापूर्ण उगाया है और इसकी बड़े पैमाने पे फसल पैदा की जा रही है। तो ये सब जो देखने को मिल रहा है, ये मनुष्य की बुद्धि, विवेक, क्षमता, कौशल का ही परिणाम है। इस प्रकार इस उदाहरण के माध्यम से ब्लास महोदय ने बताया कि मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता और कौशल के सहारे प्रकृति की संभावनाओं का उपयोग करता है। ब्लास महोदय के शिष्य जीन ब्रून्स, जो संभववाद के कट्टर समर्थक रहे हैं, उनका मानना है मानव क्रियाशील प्राणी है जिसे प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करने की महान शक्तियां प्राप्त हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है, मनुष्य निष्क्रिय तभी हो सकता है जब वह प्राण त्याग दे। वास्तव में मनुष्य जीवन पर्यंत क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। इस बात से हम भी सहमत हैं। मनुष्य क्रियाशील है, वह चंचल है।
वह उसी अवस्था में निष्क्रिय हो सकता है जब वह अपनी देह त्याग दे या प्राण त्याग दे। वास्तव में मनुष्य अपने पूरे जीवन भर कई तरह की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं करता रहता है। इस प्रकार जीन ब्रूस महोदय ने मनुष्य की क्रियाशीलता को अधिक अहमियत दी है। ब्लास महोदय के एक अन्य शिष्य डिमाजिया का भी मत है कि मनुष्य की शक्ति व तकनीकी के बगैर उर्वरा मिट्टी में भी अच्छी खेती नहीं की जा सकती। यहाँ डिमाजिया महोदय ये बताना चाहते हैं कि मिट्टी चाहे कितनी ही उपजाऊ क्यों ना हो, मनुष्य की शक्ति और उसकी तकनीकी के बगैर उसमें भी अच्छी पैदावार नहीं ली जा सकती। और कुछ अंशों में आप भी इस बात से सहमत होंगे। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ईशा बोमैन भी संभववाद के समर्थक रहे हैं। उनका मत है प्राकृतिक वातावरण मानव समाज के स्वरूप को निश्चित नहीं कर सकता, बल्कि प्राकृतिक वातावरण के तत्व मानवीय संपर्क से परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे मनुष्य स्वयं में परिवर्तनशील है। यहाँ ईशा बोमैन का मानना है कि प्राकृतिक वातावरण के नियम जो है, उसकी शक्तियां जो हैं, मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित या उसका निर्धारण नहीं कर सकती, बल्कि प्राकृतिक वातावरण के जो भी तत्व हैं वो मनुष्य के संपर्क में आते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक और क्षमताओं के द्वारा उनमें परिवर्तन लाता है और मनुष्य स्वयं में भी अपने आप में परिवर्तनशील है। मनुष्य अपने प्रदेश की भौतिक दशाओं, जलवायु, धरातल, मिट्टी, वनस्पति, जल आदि में परिवर्तन करता है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है कि जैसे पहाड़ी ढालों पर मनुष्य ने सीढ़ीदार खेत तैयार किए हैं। पहाड़ी ढालों की दशाएं खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, आदर्श नहीं है, लेकिन मनुष्य ने वहां पर भी सीढ़ीदार खेत विकसित किए हैं। जबकि गर्म प्रदेशों में एसी, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करना उसने शुरू किया तथा ठंडे प्रदेशों में हीटर द्वारा घरों को गर्म करना, ये सब मनुष्य की क्रियाशीलता है, मनुष्य की बुद्धि, विवेक और तकनीकी कुशलता का परिणाम है, जिस कारण मनुष्य ने भौतिक दशाओं में, प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में बदलाव लाया है और उनको अपने अनुरूप ढाला है। एक और अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर ने भी संभववाद में विश्वास जताया है। वे भी संभववाद के समर्थक रहे हैं। उनका मानना है मानव समूह प्राकृतिक भूदृश्यों को सांस्कृतिक भूदृश्य में बदलते रहते हैं, और ये बात सही भी है। मनुष्य और मनुष्य के समूह अपनी क्षमताओं के द्वारा अपने प्राकृतिक भूदृश्य में बदलाव लाते हैं और एक नया भूदृश्य तैयार करते हैं, और वो भूदृश्य होता है सांस्कृतिक भूदृश्य। ऐसा कार्ल सावर का मानना है और ये सही भी है। रसेल स्मिथ के अनुसार मनुष्य इस धरती का निवासी ही नहीं, अपितु वह निर्माता है तथा भूभाग का साधन है और पृथ्वी का परिवर्तन करता है। रसेल स्मिथ के शब्दों में भी संभववाद झलकता है और यहाँ पे मनुष्य की क्रियाशीलता पर उन्होंने बल दिया है। मनुष्य अपनी क्षमताओं के द्वारा पृथ्वी पर परिवर्तन लाता है और इस पृथ्वी का निर्माता भी उन्होंने बताया है। गोल्डन गीजर के अनुसार मानव शक्तिशाली है, वह प्रकृति पर वर्चस्व रखने का बल रखता है। प्रकृति मात्र मानव संस्कृति के लिए साधन व वस्तुएं प्रदान करती है, इससे अधिक और कुछ नहीं। प्रकृति ने मनुष्य को घर बनाने के लिए पत्थर, चूना, गारा प्रदान किया है, किंतु योजना नहीं। यह मानव मस्तिष्क की उपज है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर विचार गोल्डन गीजर ने प्रस्तुत किए हैं कि मनुष्य अपनी
क्षमताओं के आधार पर, अपने बुद्धि, विवेक और कौशल के आधार पर वह प्रकृति पर वर्चस्व रखने की क्षमता रखता है या बल रखता है। प्रकृति मात्र मनुष्य के लिए साधन और वस्तुएं प्रदान करती है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह उन्होंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, जैसे प्रकृति ने हमें पत्थर दिया है, चूना दिया है, गारा दिया है, लेकिन घर की डिजाइन कैसी होगी, किस तरीके से वो घर खड़ा किया जाना है, ये सब चीजें, ये सारी योजनाएं मनुष्य के मस्तिष्क की हैं। इस तरीके से गोल्डन गीजर महोदय ने मनुष्य की बुद्धि, विवेक और क्रियाशीलता तथा उनकी क्षमता को अधिक महत्व दिया है। संभववाद की विचारधारा भी निश्चयवाद की विचारधारा की तरह अतिवादी है। इस विचारधारा में भी एक पक्ष को अधिक बलशाली बताया है और दूसरे पक्ष को कमजोर। इस विचारधारा में मानना है कि मनुष्य शक्तिशाली है और अपनी क्षमताओं के अनुसार वह प्राकृतिक पर्यावरण में अपनी इच्छा पूर्वक बदलाव लाता रहता है। जो ये बात बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, क्योंकि मनुष्य इस प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है और इस प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों से वह पूरी तरीके से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इस बात को हम भी भलीभांति मानेंगे और समझेंगे। संभववाद तथा उसके समर्थकों का यह भी मानना है कि प्राकृतिक वातावरण में संभावनाएं उपलब्ध हैं, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार इनका उपयोग करता है। यहां पर संभववादियों ने मनुष्य की इच्छा को प्रधानता दी है, परंतु हमें ये बात नहीं भूलनी होगी कि प्राकृतिक वातावरण के नियमों के परे हम नहीं जा सकते, उन नियमों के विपरीत हम नहीं जा सकते। उसके कुछ उदाहरण हैं जिससे आप भली भांति समझ जाएंगे कि मनुष्य चाहे कितना ही क्षमताएं रखता हो या वो अपनी इच्छा अनुसार उन संभावनाओं का उपयोग करता हो, लेकिन जहां प्रकृति के नियम आड़े आ रहे हैं या उसे रोक रहे हैं, वहां उन नियमों को वह नहीं तोड़ सकता। आप देख सकते हैं, क्या मनुष्य बर्फीले ग्रीनलैंड में या अंटार्कटिका पर केला, गन्ना या चाय की खेती कर सकता है? यदि आपका जवाब हाँ में है तो इसके लिए उसे भारी निवेश के बारे में सोचना होगा, और नहीं, क्योंकि वहां की प्राकृतिक दशाएं इसकी इजाजत नहीं देती हैं। इस प्रकार मनुष्य चाहे जितना तकनीकी रूप में सक्षम हो जाए, लेकिन जहां पर प्रकृति के नियम अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, वहां उन नियमों को वह तोड़ नहीं सकता। धन्यवाद। इस तरह हमने मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों पर आधारित दूसरी महत्वपूर्ण विचारधारा संभववाद के बारे में विस्तार पूर्वक जाना।